वन। आज का जो गद्यांश है वो है, आदिकाल से मानव अपने एकांकी प्रयासों की सीमितता का अनुभव करता रहा है। इसी सीमितता के विरुद्ध सहकारिता व सहयोग की भावना का अभ्युदय हुआ है। यह भावना विकास के लिए आवश्यक एवं विवेकपूर्ण भी है। सहकारिता का मुख्य तत्व है वन। सहकारिता का मुख्य तत्व है मानवीय प्रयत्नों का समन्वय, ताकि सामूहिक कार्यों से मनोवांछित फल प्राप्ति संभव हो सके। कार्य का क्षेत्र सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक या व्यावसायिक कोई भी हो, प्रयत्नों का समन्वय, निर्देशन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण आदि समूहीकृत स्वरूप प्रबंध है। तो ये हमारा गद्यांश था। इसमें प्रश्न बनता है, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो इसका उचित शीर्षक होएगा सहकारिता, और दूसरा आ जाएगा, वही प्रश्न है इस तरह से ही कि 30 शब्दों में इसका सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो सारांश इसका, एकाकी प्रयत्न सीमित होने के कारण सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पड़ी, जिसका परिणाम सहकारिता है। इसमें मानवीय प्रयत्नों का समन्वित क्रियान्वयन होता है। ये था इसका। अब अगला है गद्यांश। जिस प्रकार सीपी में मोती रहता है, उसी प्रकार निष्ठुरता में महत्वाकांक्षा है। तो मोती सहृदय कमनीय एवं रमणीय महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कभी कभी कठोर कर्म भी करने पड़ते हैं। यदि कोई सहृदय और उदार होकर यह चाहे कि प्रत्येक महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए, तो यह असंभव है, अर्थात यानी कि कठिन परिश्रम करना पड़ता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अनेक अवसर पर निष्ठुरता एवं क्रूरता का परिचय देना पड़ता है। वन। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति निष्ठुरता एवं तथा क्रूरता दिखा रहा है, तो निसंदेह परोक्षतः उसके पीछे उसकी महत्वाकांक्षा विद्यमान है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको। तो इसका उचित शीर्षक क्या बनेगा? महत्वाकांक्षा। गद्यांश का सारांश 30 शब्दों में लिखना है। तो बनेगा, जैसे सीपी में मोती रहता है, वैसे ही निष्ठुरता भी महत्वाकांक्षा रहती है। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कठोर काम करना पड़ता है। उदार होकर महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट गद्यांश है हमारा इसका, हमें स्वराज्य तो मिल गया है, परंतु स्वराज अभी तो हमारे लिए सुखद स्वप्न है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से परिश्रम हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व व मूल्य हम जानते ही नहीं। हम आराम तलब हैं, हमें आराम करना है, बस हमें तो हर आराम ही करना है। और हाथों से यथेष्ट काम करना रुचता ही नहीं, यानी कि हाथों से, अपने हाथों से काम करना अच्छा नहीं लगता, मन को नहीं भाता। इसलिए हाथों से काम करने को हम हीन समझते हैं। हम यही सोचते हैं कि किस तरह मेहनत का काम कम करना पड़े। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में आ बैठी है और वहाँ से हटती नहीं। यदि इससे मुक्त नहीं होते और समाज में हम जितना पा रहे हैं या लेना चाहते हैं, उसका कई गुना अधिक उसे अपने कठोर श्रम से नहीं देते हैं, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य स्वराज में परिणत नहीं हो सकता। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? श्रम की महत्ता। और सारांश इसका 30 शब्दों में, स्वराज्य मिलने के बाद भी हमारा देश समृद्ध नहीं बन सका, क्योंकि हम श्रम को महत्व नहीं देते। इसलिए देश की अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। यदि हम सच्चा स्वराज्य लाना चाहते हैं, तो श्रम को महत्व दें। अगला हमारा गद्यांश है, कर्मठता लक्ष्य की निश्चितता, उत्कर्ष अभिलाषा एवं सतत प्रयत्न के समन्वित स्वरूप का नाम है। पूरा श्रम साध्य नहीं, यह तो बालकों के खेल और पशुओं की दौड़ में भी होता है। सही श्रम तो वही है जो कुछ परिणाम देता है। मेरी दृष्टि से यही कर्मठता है। जिस देश में कर्मठजनों का जितना प्रतिशत होता है, वह देश तदनुकूल ही प्रगति अथवा अवनति करता है। अतः शिक्षण का सही उद्देश्य देश में ऐसे ही कर्मठजनों का निर्माण एवं उत्तरोत्तर उनका प्रतिशत बढ़ना है। तो इस पाठ का शीर्षक है कर्मण्यता अथवा कर्मठता या शिक्षा का उद्देश्य, ये भी डाल सकते हैं। लेकिन सारांश इसका, सह उद्देश्य श्रम ही कर्मठता है। कर्मठ व्यक्तियों से ही देश प्रगति करता है। अतः शिक्षण द्वारा व्यक्तियों को कर्मठ बनाना है। अगला हमारा गद्यांश है, जिस प्रकार शरीर के लिए खाद्य पदार्थ आवश्यक है, उसी प्रकार मस्तिष्क के विकास के लिए
साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। पुस्तकें एवं साहित्य का अध्ययन हमारी मानसिक भूख को शांत करता है और आत्मिक आनंद प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार आनंद प्राप्त करता है। खेल तमाशों का आनंद क्षणिक होता है, जबकि अध्ययन से प्राप्त आनंद सच्चा, स्थायी और दिव्य होता है। अध्ययन का आनंद मानव में आशा, विश्वास, धैर्य, उत्साह का वर्धन करता है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है और 30 शब्दों में इसका सारांश लिखना है। तो इसका उचित शीर्षक बना अध्ययन का आनंद, और सारांश बना मस्तिष्क के विकास के लिए पुस्तकों का अध्ययन जरूरी है। पुस्तकों के अध्ययन से आनंद की उत्पत्ति होती है। खेल तमाशे आदि क्षणिक आनंद प्रदान करते हैं, जबकि अध्ययन का आनंद दिव्य होता है तथा वह आशा, विश्वास और उत्साह का संचार करता है। अगला गद्यांश है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोकमान्य भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मासिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध मनोभूति का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, या हो सकती है इस अनुभूति में योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। इस गद्यांश का शीर्षक है कविता का प्रभाव, और सारांश 30 शब्दों में इसका है, कविता द्वारा मानव हृदय की संकुचित स्वार्थ भावना नष्ट हो जाती है तथा संसार के अन्य प्राणियों के साथ उसका रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। अगला गद्यांश हमारा, संस्कार ही शिक्षा है। शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुख पाना रह गया है। अंग्रेजों ने इस देश में अपना शासन व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ऐसी शिक्षा को उपयुक्त समझा, किंतु यह विचारधारा हमारी मान्यता के विपरीत है। आज की शिक्षा प्रणाली एकाकी है, उसमें व्यवहारिकता का अभाव है, कमी है, श्रम के प्रति निष्ठा नहीं है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन की प्रधानता थी। यह शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए थी। अतः आज के परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि इन दोषों को दूर किया जाए, अन्यथा यह दोष सुरसा के समान हमारे सामाजिक जीवन को निगल जाएगा। तो इसका शीर्षक है शिक्षा का उद्देश्य, और इसका सारांश जो हमें बताना है वो 30 शब्दों में वो इस प्रकार है, श्रम के प्रति निष्ठा, नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था तथा जीवन को व्यवहारिक बनाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अंग्रेजी शासनकाल में भौतिक सुख की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य समझा जाने लगा है। इससे शिक्षा में अनेक दोष पैदा हो गए। आज इन दोषों को दूर कर आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन का समन्वय करना होगा। अगला गद्यांश है हमारा आज के लिए लास्ट वाला गद्यांश, सल्की तथा सुकन्या के नौसेना में शामिल होने से निसंदेह भारतीय नौसेना की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। ये जरूरी है, न सिर्फ विदेशी हमलों से बचाव की दृष्टि से, बल्कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा की दृष्टि से भी। भारत का समुद्र तट तेल तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। भारतीय आर्थिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मछली तथा आर्थिक महत्व के अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण जरूरी है, आवश्यक है। दोनों क्षेत्रों को इसके लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए 100% स्वदेशीकरण होना चाहिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक स्वदेशीकरण या सुरक्षा में स्वावलंबन। इसका सारांश है, भारतीय नौसेना में सल्की तथा सुकन्या पनडुब्बियों के सम्मिलित होने पर उसकी रक्षा क्षमता में निश्चयी वृद्धि होगी। सीमा सुरक्षा तथा आर्थिक विकास दोनों के लिए नौसेना की रक्षा शक्ति में सक्षम होना बहुत जरूरी है। नौसेना मछली, जल जंतुओं तथा खेल तथा तेल खनिज की रक्षा में और अधिक उपयोगी हो, इसके लिए इनका पूर्ण स्वदेशीकरण आवश्यक है। मैं धर्मेंद्र पासवान आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।